वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के बारे में। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में टोटल 8 स्टेप्स है और हर एक स्टेप को हम डिटेल में समझेंगे कि ये क्या होती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल का नाम है कंसेप्ट्स अनलॉक्ड बाय प्राची, जिसमें मैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। जिस चैनल पर मैंने चैप्टर 1, 2, 4, 5, 6 कवर कर दिया है और हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट भी बनाकर रखी है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। अभी चैप्टर 6 स्टाफिंग चल रहा है, जिसमें हम समझने वाले हैं प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो सबसे पहली स्टेप होती है एस्टिमेटिंग द मेन पावर रिक्वायरमेंट। ये सबसे पहली स्टेप होती है स्टाफिंग प्रोसेस में, जिसमें हम क्या करते हैं, हायर करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन फिगर आउट करती है कि कितने लोगों की उसे ज़रूरत है, कितने लोगों को हायर करना है और किस टाइप के लोगों की उन्हें ज़रूरत है, किस टाइप के लोगों को हायर करना है। फॉर एग्जांपल उनमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए और एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। उस बेसिस पे हम लोगों को हायर कर। तो अब हम इस स्टेप को डिटेल में समझते हैं कि इसमें क्या होता है। कोई भी कंपनी सबसे पहले जो मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म करती है वो होता है प्लानिंग। उसके बाद वो क्या करती है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में वो डिज़ाइन करती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। जिसमें ये इन्वॉल्व होता है कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा, मतलब डिसीजन मेकिंग लेवल्स डिफाइंड होती है सबकी। फिर एक्टिविटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन की जाती है और जॉब पोजीशंस क्रिएट की जाती है। और हर एक जॉब पोजीशन जो क्रिएट की गई है उसके लिए किसी पर्सन की ज़रूरत होती है, जिसमें उस जॉब से रिलेटेड क्वालिफिकेशन हो, स्किल्स हो और एक्सपीरियंस हो। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, मैन पावर प्लानिंग करते हैं, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि किस टाइप के एम्प्लॉय को हमें हायर करना चाहिए, उसमें क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्या उसमें पर्सनैलिटी ट्रेट्स होना चाहिए। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हायरिंग करती है तो उसे प्रमोट करनी चाहिए डाइवर्सिटी इन हायरिंग। कैसे, विमेंस को भी हायर करना चाहिए, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लोग हैं उन्हें भी हायर करना चाहिए, जो पीपल जो डिसेबिलिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं उन्हें भी हायर करना चाहिए, फिज़िकली चैलेंज्ड, हियरिंग और विजुअल इम्पेयर्ड लोगों को भी उसे हायर करना चाहिए। अब ये डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट क्यों है? डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंश्योर करती है कि कंपनी फेयर है। ये फेयरनेस इंश्योर करती है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ के डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आएँगे, मेन एंड वुमेन एक साथ काम करेंगे, तो उनके पास जो डिफरेंट आइडियाज़ है, वो कंपनी की मदद कर सकते हैं। नए-नए इनोवेटिव मेथड्स आएँगे, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट आइडियाज़, तो वाइडर रेंज ऑफ आइडियाज़ और पर्सपेक्टिव जो कंपनी में आएँगे, इससे कंपनी स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो इसीलिए डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट होती है। अब हम समझेंगे कि वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस क्या होता है। जब हम मैन पावर की नीड्स को समझते हैं तो हमें 2 एनालिसिस करने पड़ते हैं। एक वर्कलोड एनालिसिस और दूसरा होता है वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है? ये स्टडी करता है कि कितना काम है, कितना काम करने की ज़रूरत है और ये मदद करता है कि ये डिसाइड करने में कि कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ रिक्वायर्ड है कंपनी में, और जो कंपनी में एम्प्लॉइज़ रिक्वायर्ड है, उनमें क्या स्किल्स होनी चाहिए, उनके क्या रोल्स होंगे। वर्कफोर्स एनालिसिस स्टडी करता है कंपनी में जब करेंटली एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको स्टडी करता है। ये स्टडी करता है कि कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ अवेलेबल है और उनके पास क्या क्या स्किल्स है। जब हम वर्कफोर्स और वर्कलोड एनालिसिस करते हैं तो ये हमारी मदद करता है आइडेंटिफाई करने में कि हमारी कंपनी अंडर स्टाफ्ड तो नहीं है। अंडर स्टाफ्ड मतलब हमारी कंपनी में और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होना। मीन्स हमारी कंपनी में कम लोग काम कर रहे हैं और हमें ज़रूरत ज़्यादा लोगों की है। और ये आइडेंटिफाई करती है कि क्या हमारी कंपनी ओवरस्टाफ्ड तो नहीं है। ओवरस्टाफ्ड मतलब हमारी कंपनी में जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। और ये भी इंश्योर करती है कि क्या हमारी कंपनी ऑप्टिमली स्टाफ्ड है या नहीं। ऑप्टिमली स्टाफ्ड मतलब जितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उतने ही एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। कोई भी कंपनी हो वो हमेशा ऑप्टिमली स्टाफ्ड होनी चाहिए, अंडर स्टाफ्ड या ओवर स्टाफ नहीं होनी चाहिए। हमें अंडर स्टाफिंग, ओवर स्टाफिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी अंडर स्टाफिंग होगी तो वर्कलोड बढ़ जाएगा, डिले हो जाएगा काम करने में, एम्प्लॉय का मोरल लो हो जाएगा, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। और अगर ओवर स्टाफिंग हुई तो सैलरीज वेस्ट हो जाएगी,
और लेस वर्क फॉर मोर पीपल, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा है और उनके पास काम करने के लिए बहुत कम, और इनएफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। क्रिएटिंग जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड पर्सन प्रोफाइल्स। एक बार हमने ये क्लियर कर लिया कि कितने एम्प्लॉयज़ की हमें रिक्वायरमेंट है, कितने लोगों को हायर करना है, उसके बाद हम जॉब डिस्क्रिप्शन क्रिएट करेंगे जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी जॉब हमें रखनी है और उस जॉब में क्या ड्यूटीज़ होने वाली, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली। फिर हम कैंडिडेट प्रोफाइल क्रिएट करेंगे जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि किस टाइप के लोगों को हमें हायर करना है, कौन से लोगों को हायर करना है पर्टिकुलर जॉब के लिए, उनके पास क्या एजुकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या स्किल्स और क्या पर्सनैलिटी होना चाहिए उस पर्सन की। दिस हेल्प्स इन टारगेटेड रिक्रूटमेंट, मीन्स फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब्स। सेकेंड स्टेप होती है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें हम फाइंड करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं उन लोगों को जो हमारी कंपनी में काम करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। इसका मेन एम होता है कि पोटेंशियल जॉब कैंडिडेट्स का एक ग्रुप क्रिएट करना और उस ग्रुप में से राइट पीपल को सिलेक्ट करना। जब भी कंपनी किसी को हायर करने वाली होती है तो वो दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करती है, जॉब डिस्क्रिप्शन और कैंडिडेट प्रोफाइल, जिसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मदद करते हैं जॉब एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करने में, क्योंकि जॉब एडवर्टाइजमेंट में मेंशन रहता है जॉब डिस्क्रिप्शन कि आपकी जॉब क्या होने वाली है, आपकी क्या रोल्स, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली, और कैंडिडेट प्रोफाइल भी मेंशन रहती है जिसमें सब कुछ रहता है कि इस जॉब के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, आपको क्या डिग्री होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। जॉब एडवर्टाइजमेंट हम कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे हमने ऑफिस गेट पे लगा दिया, फैक्ट्री पे लगा दिया, या फिर न्यूज़पेपर या मैगजीन में पब्लिश कर दिया, टीवी, रेडियो और थ्रू इंटरनेट। कंपनी के पास बहुत सारे तरीके होते हैं लोगों को रिक्रूट करने के लिए। उनमें से दो सोर्सेस है, एक तो इंटरनल सोर्सेस, दूसरा है एक्सटर्नल सोर्सेस। ये टू मेन सोर्सेस होते हैं रिक्रूटमेंट के। इंटरनल सोर्सेस मतलब कंपनी में जो पहले से ही एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्हीं को हमने प्रमोट कर दिया जॉब के लिए। और एक्सटर्नल सोर्सेस मतलब आउटसाइड से किसी पर्सन को सिलेक्ट कर दिया, या उसका कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया, या फिर उसने आगे रह के कंपनी में अप्लाई किया था तो हमने उसको रिक्रूट कर लिया। तो ये था रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप क्रिएट करना जो हमारी कंपनी में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो अभी तक हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ ली, सेकंड स्टेप समझ ली कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, थर्ड स्टेप है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब जो हमने रिक्रूटमेंट में उन लोगों का ग्रुप बनाया था जो हमारी कंपनी में काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, उन ग्रुप में से एक राइट पर्सन को चूज करना, सिलेक्ट करना ही सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट पीपल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ जॉब कैंडिडेट्स क्रिएटेड ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट। अगर कंपनी में कुछ ही लोगों ने अप्लाई किया है, ओनली 2 या 3 कैंडिडेट्स भी होंगे, फिर भी सिलेक्शन प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्टली और केयरफुली होती है। ये दो मेन रीज़न के कारण होती है। सिलेक्शन प्रोसेस इंश्योर करती है कि बेस्ट पर्सन ही सिलेक्ट हो आउट ऑफ द पीपल हु अप्लाइड। दूसरा रीज़न ये है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको वैल्यूड और रिस्पेक्टेड फील कराना, उन्हें ये बताना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हायरिंग प्रोसेस सीरियसली होती है। जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है जनरली उसमें क्या इंक्लूड होता है, टेस्ट होती है जिसमें हम हमारी स्किल्स चेक करते हैं, नॉलेज चेक करते हैं, एबिलिटीज़ चेक करते हैं। फिर इंटरव्यू होता है जिसमें आपकी पर्सनालिटी को जज किया जा सकता है, कम्युनिकेशन की जाती है, आपके कॉन्फिडेंस को देखा जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है। जब कैंडिडेट्स ये टेस्ट पास करते हैं, इंटरव्यू पास करते हैं, उसके बाद ही एक कैंडिडेट सिलेक्ट होता है। सिलेक्ट होने के बाद कैंडिडेट को एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बहुत सारी डिटेल मेंशन होती है, जैसे जॉब ऑफर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस, सैलरी, वर्किंग आवर्स, रूल्स और डेट ऑफ जॉइनिंग। नेक्स्ट स्टेप है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ये स्टेप दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्लेसमेंट और एक ओरिएंटेशन। जब कंपनी में कोई कैंडिडेट सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट होने के बाद उसका ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन में क्या होता है, उस कंपनी के एम्प्लॉय का वेलकम किया जाता है, उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है दूसरे नए एम्प्लॉय से,
और कंपनी के बारे में बताया जाता है कि कंपनी एक्चुअली क्या है, कैसे परफॉर्म करती है और कंपनी में क्या होता है। सुपरवाइजर्स, टीम मेंबर्स और कलीग से उसे मिलवाया जाता है और कंपनी का, फैक्ट्री का एक टूर कराया जाता है। बताया जाता है कि यहाँ पे कैसे काम होता है और कैसे चीज़ें वर्क करती है। कंपनी के क्या रूल्स है, पॉलिसीज़ है, वर्क कल्चर है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है। जब न्यू कैंडिडेट कंपनी को अच्छे से जान लेता है, समझ लेता है, कलीग से मिल लेता है, टीम मेंबर से मिल लेता है, वर्क प्लेस देखता है, कैसे काम होता है, तो वो कंफर्टेबल फील करता है और कॉन्फिडेंट फील करता है। नेक्स्ट है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब अब एम्प्लॉय को उसकी एक्चुअल जॉब पोजीशन दी जाती है जिसके लिए वो सिलेक्ट हुआ था और एम्प्लॉय ऑफिशियली अपना काम स्टार्ट करता है कंपनी में। नेक्स्ट स्टेप है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कंपनी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। एम्प्लॉय को जब ट्रेनिंग मिलती है तो एम्प्लॉय न्यू स्किल्स लर्न करता है और एग्जिस्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है और जो अपनी वो जॉब कर रहा है तो करंट जॉब में वो और अच्छे से परफॉर्म करता है जब उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। डेवलपमेंट मतलब वो एम्प्लॉय की हेल्प करता है कि फ्यूचर में वो एक हाई पोजीशन ले सके, जैसे सपोज वो लीडरशिप पोजीशन ले सके फ्यूचर में, तो ये होता है एम्प्लॉय का डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर क्रिएट करती है या फिर किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से पार्टनरशिप करती है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए बेनिफिट करती है। जब एम्प्लॉय का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है तो एम्प्लॉय जो करंट जॉब अपनी परफॉर्म कर रहा है उससे हाई पोजीशन में उसको जाने का मौका मिलता है जब वो न्यू स्किल्स लर्न करता है। ये एम्प्लॉय को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है जिससे एम्प्लॉय एक तो कंटिन्यूस लर्निंग करता है और जो एग्जिस्टिंग स्किल है उसमें और इम्प्रूव करता है, न्यू स्किल्स लर्न करता है। एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं क्योंकि अब उनके पास और ज़्यादा नॉलेज है, स्किल्स है पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड। तो वो अपना काम और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं जिससे कंपनी को और एम्प्लॉय को दोनों को बेनिफिट होता है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होता है? ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है क्योंकि अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बेटर होगी, न्यू स्किल्स लर्न करेंगे और ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी लर्न करने की, ग्रो करने की, तो इससे कंपनी की एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस बूस्ट होगी। अब कंपनी में सारे जो एम्प्लॉय है वो बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनके पास बहुत अच्छे स्किल्ड है, तो ये एट द एंड कंपनी को ही फ़ायदा होगा क्योंकि कंपनी के पास इतने अच्छे-अच्छे टैलेंटेड एम्प्लॉइज़ हैं जिससे कंपनी क्या करेगी, ग्रो करेगी वो भी फास्ट। ट्रेनिंग एंड डेवलप नेक्स्ट स्टेप है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। एक बार एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिलने के बाद वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, इसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। ये पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? एम्प्लॉय की जो पास्ट परफॉर्मेंस है और जो अभी करंट परफॉर्मेंस है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स मतलब कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है एम्प्लॉय से, किस तरीके की परफॉर्मेंस कंपनी एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। तो करंट और पास्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं और मेज़र करते हैं प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से। इसका पर्पस ये है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस चेक करना कि उसकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है या कम हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा लो परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इवेलुएट करने से पहले एम्प्लॉय को पता होना चाहिए उसकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसकी क्या ड्यूटीज़ है और क्या प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है, उसे सब कुछ पता होना चाहिए ताकि वो परफॉर्म करेगा तो उन सब चीज़ों का वो ध्यान रखेगा। फिर उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करना चाहिए यूजिंग दोज प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स। फिर जब उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाएगी उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो मैनेजर या सुपीरियर या फिर सुपरवाइज़र उस रिजल्ट को शेयर करेगा एम्प्लॉय से और एम्प्लॉय को फीडबैक देगा ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सके। परफॉर्मेंस अप्रेज़ल का पर्पस क्या होता है? हम एम्प्लॉय को अकाउंटेबल बनाएं उनके काम के लिए और स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करें एम्प्लॉय की और परफॉर्मेंस अप्रेज़ल होने के बाद उसको प्रमोशन, रिवार्ड
ट्रेनिंग नीड्स, करेक्टिव एक्शन, ये सब कुछ हम कर सकें। ये सारी स्टेप्स हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट स्टेप है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एम्प्लॉय की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी के लिए ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आता है। वो चाहता है कि उसे और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वो करियर में और ज़्यादा ग्रो करे। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय की करियर ग्रोथ का ध्यान रखना चाहिए, उसे प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। मैनेजर का क्या रोल होता है? मैनेजर का रोल होता है कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ को प्लान करे, क्रिएट करे जो एम्प्लॉय की लॉन्ग टर्म करियर इंटरेस्ट को सपोर्ट करे। मैनेजर एम्प्लॉय को एनकरेज करे, सपोर्ट करे, ताकि वो और ज़्यादा ग्रो करे और अपना फुल पोटेंशियल यूज़ कर पाए। व्हाट इज़ प्रमोशन? प्रमोशन मतलब एम्प्लॉय की जो अभी जॉब पोजीशन है, उससे हाई जॉब पोजीशन पर जाना, प्रमोट होना, जिससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, उनकी सैलरी बढ़ जाएगी और उनका जॉब सैटिस्फैक्शन भी बढ़ जाएगा। तो प्रमोशन एम्प्लॉय के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी, ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी, तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेंगे, उनकी लॉयल्टी इंक्रीज होगी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, और एम्प्लॉय क्या फील करेंगे, हाई वैल्यूड, और सेटिस्फेक्शन भी उनका बढ़ जाएगा। लास्ट स्टेप है कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब सारी फॉर्म्स ऑफ पेमेंट्स और रिवॉर्ड्स जो कि एक एम्प्लॉय को मिलती है उसके काम के लिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि वो ये इंश्योर करे कि कंपनसेशन फेयर है और मोटिवेटिंग है। कंपनसेशन क्या होता है? कंपनसेशन इंक्लूड्स डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स एंड इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स लाइक wages, salaries, bonus, commission, incentives, and indirect financial payments such as employer paid insurance, vacations, and other benefits. अब डायरेक्ट पेमेंट्स के भी टाइप्स है। फर्स्ट है टाइम बेस्ड पे, सेकेंड है परफॉर्मेंस बेस्ड पे। टाइम बेस्ड पे मतलब एम्प्लॉयज आर पेड बेस्ड ऑन टाइम, डेली, वीकली, मंथली और ईयरली सैलरी। और परफॉर्मेंस बेस्ड पे मतलब एम्प्लॉयज़ को उनकी परफॉर्मेंस के बेस्ड पर उन्हें पेमेंट मिलती है। फॉर एग्जांपल, उन्हें 20 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना है, तो अगर उनने 20 से ज़्यादा कर दिए तो उस पे उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल जाता है। दिस इज़ ऑफन यूज्ड इन इंसेंटिव प्लान्स टू एनकरेज हायर परफॉर्मेंस। बहुत सारी कंपनी कॉम्बिनेशन प्लान्स भी यूज़ करती है, जो कि टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव का मिक्स होता है।